रकम हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के सर पर दूसरी बार अमरीकी सदारत का ताज सजने जा रहा है। लातादाद मुकदमात, 24/7 मीडिया ट्रायल, 3 कातलाना हमले, कसीर तादाद में खरबपतियों का कमला हैरिस की तरफ झुकाव, ताकतवर यूरोपीय ममालिक की रेशा दवानियों और डीप स्टेट की मुखालिफत के बावजूद ट्रंप की कामयाबी बिलाशुबा किसी मोजज़े से कम नहीं है। नक्शे दीवार अब ये है कि कमला हैरिस माजी का किस्सा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। 4 साल कबल ट्रंप जिस अमरीका को जो बाइडेन के हवाले करके गया था, जिस आलमी हालात का अमरीका को सामना था, अब पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। मुख्तसरन ये कि अमरीका $35 ट्रिलियन का मकरूज और हर 3 माह बाद इसमें 1 ट्रिलियन का इजाफा हो रहा है। ब्रिक्स मुमालिक का उरूज और अमरीकी कैंप का जवाल तेजी से जारी है। अमरीका अमलन रूस, चीन और ईरान के खिलाफ बैक वक्त 3 महाजों पर प्रॉक्सी जंगों में मसरूफ है। ग्लोबल चेस बोर्ड पर इसराइल के हाथों अमरीकी सरपरस्ती में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर अमरीका तनहा होता जा रहा है। गर्ज ये वो अमरीका नहीं जिसे अब ट्रंप लीड करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 कैसा रहेगा? वतन अजीज की बात की जाए तो किसी को ट्रंप की आमद से खुशी तो किसी को खौफ। किसी का ख्याल है कि एक फोन कॉल से अडियाला का फाटक खुलेगा और बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे, तो किसी के ख्याल में ट्रंप के लिए इमरान खान सिरे से कोई इशू ही नहीं। दूसरी तरफ रवां हफ्ते कौमी महाज पर कौमी असम्बली से सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, जुडिशल कमीशन की तश्कील समेत अहम सियासी और अदालती फैसलों के आइंदा सियासी मंजरनामे पे क्या असरात मुरत्तब होंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील से तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, इससे पहले 2016 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप मुंतखब हुए तो तब भी सब ने हैरत का इजहार किया कि कहाँ हिलरी क्लिंटन और कहाँ उनके मद्दे मुकाबिल एक ऐसी शख्सियत जिनका माजी बहुत से तनाज़ात का शिकार रहा हो और कोई सियासी करियर भी ना हो, लेकिन तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने सबको हैरान किया। अब की बार कुछ ज़्यादा हैरान इसलिए किया कि सारी पेशगोइयाँ, सारे अंदाजे, सारे पोस्टर्स गलत साबित हुए। एलन लिचमैन जो प्रोफेसर हैं और प्रेडिक्शंस कामयाबी से करते आए हैं, 1984 के बाद सन 2000 के अलावा उनकी सारी प्रेडिक्शंस सही साबित भी हुई, बट अब की बार वो फिर नाकाम हुए। और ये कामयाबी मामूली कामयाबी नहीं है, ये हैरत अंगेज कामयाबी है और गैर मामूली कामयाबी से इसे डोनाल्ड ट्रंप खुद ताबीर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बहुत से सवाल उठते हैं ज़ाहिर है उनकी कामयाबी के बाद। अब 20 जनवरी से आगे उनका लाहे अमल भी हम देखेंगे, इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल भी होगा। 107 दिन ये जो इंतखाबी कैंपेन चली, इसमें भी हमने सरप्राइजेस देखे बहुत से मामलात में। डेमोक्रेट्स की तरफ से भी हमने देखा कि जो बाइडन के बाद कमला हैरिस सामने आई, फिर उनकी शख्सियत, लेकिन उन्होंने बड़ा डट के मुकाबला किया। और जो पोल्स फ़र्क बता रहे थे वो 1% का था, 0.5% का था, या 2 से 3% ज़्यादा से ज़्यादा रहा। सेठ साहब, ये क्या हुआ? क्या आप भी सरप्राइज्ड हैं? ये नाइटमेयर है अमेरिका का या वाकई सुनहरे दौर का आगाज़ है? थैंक यू आयशा। मुझे याद है आपने ये सवाल मुझे मेरा ख्याल 2 हफ्ते पहले भी पूछा था कि क्या कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट हो सकता है कि नहीं, क्या डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं कि नहीं जी। तो उसके जवाब में मैंने कहा था नहीं, कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि सारे पोलस्टर्स जो हैं वो सब जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल लीड दे रहे हैं टू कमला हैरिस। और इसलिए ये हो नहीं सकता कि ये सारे जो पोलस्टर्स हैं, जो अमेरिकन पोलस्टर्स हैं, वो अपनी सूरत हाल को जानते हैं, वहाँ की सियासत को जानते हैं, वहाँ की आवाम को जानते हैं, उनकी सोच को जानते हैं। तो ये कैसे ये सारे पोलस्टर्स जो हैं, मतलब 80-90% पोलस्टर्स सारे यही कह रहे थे कि कमला हैरिस विल विन। और जो मार्जिन था वो कमला हैरिस आगे थी सिग्निफिकेंटली। तो अब बात यह है कि हम यहाँ दूर बैठ के हम क्या कहते हैं कि हम तो यही था कि भाई पोलस्टर्स ये कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि नहीं, अगर पोलस्टर्स ये कह रहे हैं तो नो सरप्राइज, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ सरप्राइज। मगर अब हुआ क्या, ये सरप्राइज तो हो गया ना। अब पोलस्टर्स भी लेके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यार ये हुआ क्या हमारे साथ। हाँ। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले हफ्ते पोलस्टर्स ने भी अपना पोजीशन जो है वो चेंज करनी शुरू की थी। कोई डाई हार्ड पोलस्टर्स थे जो कि बड़े डेमोक्रेटिक जिनके लीनिंग्स हैं, वो अभी भी यही कह रहे थे कि नहीं नहीं, अभी भी कमला हैरिस जो है वो आगे है, ये है। मगर आहिस्ता आहिस्ता एनालिसिस तब्दील होना शुरू हो गया था पिछले हफ्ते। और जैसे जैसे इलेक्शन क्लोज आ रही थी और एग्जिट पोल्स और अर्ली वोटिंग शुरू हो चुकी थी और एग्जिट पोल्स की तरफ तवज्जो दी जा रही थी, तो लग ऐसे ही रहा था कि वो जो गैप है वो क्लोज हो रहा है। और आखिरी 2-3 दिन में तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि अब ट्रंप आगे निकल गया और कमला हैरिस विल नॉट विन द इलेक्शन। और तो मैं ये समझता हूँ कि हुआ बेसिकली क्या है कि वो जो साइलेंट वोटर है ना,
जो कि हमेशा वो कहते हैं कि स्विंग स्टेट्स में एक तो स्टेट्स होती हैं जहां फाइनल फैसले होते हैं। जी। मगर इस दफा मेरा ख्याल है उसके अलावा भी वो जो सो कॉल्ड साइलेंट वोटर है वो साइलेंट ही रहा। और वो क्यों साइलेंट रहा और आखिर में आके उसने ट्रंप के लिए वोट क्यों डाला, इसके ऊपर भी लोग तबसरे अब कर रहे हैं कि वो साइलेंट वोटर ने हमें धोखा दिया पोस्टर्स को। वो धोखा ये दिया कि कोई भी जो साइलेंट वोटर था वो तस्लीम नहीं करना चाहता था कि वो ट्रंप के लिए वोट डालेगा, क्योंकि बाहर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस ट्रंप के काफी खिलाफ था वो। और लोग शर्मिंदा थे कि अगर ये पता लग गया कि हम ट्रंप के वोटर हैं, खसूसन वो लोग जो कि यंग थे, जो कि आमतौर पे डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं, और अमीर थे, और वाइट थे, और उनको थोड़ा सा फिक्र था कि यार ये हम दिल तो हमारा करता है ट्रंप के लिए करें, मगर अगर हमने ये बात कह दी तो शायद हमारे जो पेयर ग्रुप है वहां से हमारे ऊपर काउंटर प्रेशर ना आ जाए। शर्मिंदा थे, मगर उन्होंने फैसला यही किया था कि आखिरी वक्त में देखेंगे कि हम शायद ट्रंप के लिए करें, इसलिए तस्लीम नहीं कर रहे थे वो। तो ये अब ये शुरू के पेयर ग्रुप से डर था उनको कि हमें ये ना कहा जाए कि आप जाहिल हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। तो वो प्रेशर को हटाने के लिए उन्होंने अपना अंदर का जो ज़हन था वो नहीं बताया पोलस्टर्स को। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि आखिर तक पोलस्टर्स को क्यों नहीं पता चला। मगर मेरा ख्याल है और भी तो अब पोस्टमार्टम जब हो रहा है तो पोस्टमार्टम में तो बहुत सी चीजें निकल रही हैं और उसके ऊपर आप और मैं डिस्कस कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। बट आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई इट टर्न्ड आउट टू बी अ सरप्राइज, बिकॉज वो जो वोटर्स हैं जिन्होंने आखिर पे वक्त पे आके डोनाल्ड ट्रंप को पॉपुलर वोट में भी 5 मिलियन वोट्स की लीड दे दी और सीटों में भी ठीक ठाक उनको मार्जिन से जिता दिया। If you're interested, we can discuss the rest. जी बिल्कुल, ऐसा क्या था जिसने उस वोटर को कायल किया कि ट्रंप कमला हैरिस से ज्यादा बेहतर सदर साबित हो सकते हैं अमेरिका के लिए? जी वही मैंने अभी आपसे कहा ना, ये अब अमेरिका के लिए। हाँ, अब जाहिर है कि क्या रीजंस थे, अब बड़े रीजंस दिए जा रहे हैं। एक तो ये कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो हैं, जो कि ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, कॉलेज तक गए हैं, आगे यूनिवर्सिटी में नहीं गए, स्कूल जिसे कहते हैं, ड्रॉप आउट्स हैं या ज्यादातर मेजॉरिटी, दे वोटेड फॉर ट्रम्प मोर देन दे वोटेड फॉर कमला हैरिस। अच्छा, उसकी वजह एक तो ये जो इन्फ्लेशन, अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त मेरा ख्याल है काफी हाई इन्फ्लेशन रेट है कंपेयर टू प्रीवियस, और मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास को तकलीफ हो रही है, वर्किंग क्लास को जो जिनको वो वर्किंग क्लास कहते हैं उनको थोड़ा सा टाइट फील किया जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो इमिग्रेशन का इशू है, ये ज्यादातर अमीर लोगों को इतना इशू नहीं बनता, ये उन लोगों को इशू बनता है इमिग्रेंट्स का जिनकी रोजी के ऊपर इमिग्रेंट्स आके हाथ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है वो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है और वो कहता है मैंने इससे कम पैसे नहीं लेने। इमिग्रेंट्स आते हैं गरीब मुल्कों से, वो आके कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इनको तकलीफ होती है कि ये हमारा जॉब्स हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम अस। इंसिडेंटली इसी किस्म की इशू ब्रेक्सिट में भी था, ये भी इशू अमेरिका में भी है जो ट्रंप ने जिसको काफी प्ले अप किया है। ये इमिग्रेशन जो है इसको मैं कंट्रोल करूंगा, इसको मैं इस तरीके से नहीं आने दूंगा लोगों को। एंड सो आई थिंक एक ये भी इशू था कि वील गेट आवर जॉब्स बैक। तीसरा इशू ये था कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि चाइना की तरफ ये जो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अमेरिका की शिफ्ट कर गई है टू चाइना एंड टू कोरिया एंड टू इंडिया। ट्रंप का ये है कि ये इट हैज टेकन अवे जॉब्स, जो जॉब्स जाने थे अमेरिकनों को वो जॉब्स चले गए हैं, या इमिग्रेंट्स को चले गए हैं या आउटसोर्स हो गए हैं चाइना में। और इसके साथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है अमेरिका की, वो भी उसको भी क्लोज डाउन करना पड़ रहा है। और ये छोटे छोटे इलाके जहां जहां वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेस्ड थी, वहां फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं, और बिकॉज महंगाई है ना, वो दे कैन नॉट कम्पीट विद चाइना। और चाइना से जो गुड्स आ रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स आ रहे हैं, वही इन्फ्लेशन को रिड्यूस रखते हैं, कम रखते हैं। अब तो एक तो ये कि ये जॉब लॉसेस भी हो रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद हो रही थी, तो वो भी लोग परेशान थे छोटे शहरों में, सेंट्रल अमेरिका में एंड सो ऑन। सो ये भी एक रीजन था फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू वरी कि हमारे साथ होगा क्या, ये जो इमिग्रेशन आ रही है इसके साथ हमें नुकसान हो रहा है, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है। तो इस किस्म के इश्यूज भी थे। और आखिरी मैं आपको बताऊं, एक और बड़ा अहम इशू था
वो ये था कि ये सारा कुछ जो हो रहा था, इन्फ्लेशन, लॉस ऑफ जॉब्स एंड सो ऑन, और ये कि अमेरिका के जो कोस्टल टाउन्स हैं, जो लोग आमतौर पे डेमोक्रेट्स के लिए वोट डालते हैं, दे वर मूविंग टू फास्ट टुवर्ड्स पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन क्या है? पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ये है कि अब ये जो लिबरल्स हैं वो बातें करते हैं इक्वालिटी की, सेक्सुअल इक्वालिटी की, वो LGBT इस किस्म के इश्यूज की तरफ ज्यादा करते हैं जो कंजर्वेटिव अमेरिकन को पसंद नहीं है। फिर ये अबॉर्शन का इशू था। अब बहुत बड़ा कंजर्वेटिव अमेरिका जो है वो कहता है कि एक तो ये इन प्रिंसिपल देर अपोज टू अबॉर्शन, मगर मोर स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि ये जो लेट अबॉर्शन जो होती है 7 महीने के बाद, उनका मौकफ ये है कि इट्स अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, तो आप कैसे, हाउ कैन यू टेक अ लाइफ, एंड अबॉर्शन जो है इसको इलीगल करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कमला हैरिस ने इसके ऊपर काफी तवज्जो दी थी इन ऑर्डर टू विन द विमेन्स वोट, क्योंकि ज्यादातर जो खवातीन है वो जाहिर है उनका जो मौकफ यही है, माई बॉडी माई राइट, कि मेरा जिस्म है, जो मुझे हक होना चाहिए कि मैं फैसला करूं कि अबॉर्शन किस स्टेज पे मैंने लेनी है या नहीं लेनी, और ये स्टेट कौन होती है करने के लिए। मगर बहुत सी वहाँ की जो स्टेट्स हैं वो बड़ी कंजर्वेटिव हैं, स्पेशली सेंट्रल एरियाज में और मार्जिनल स्टेट्स जो हैं। तो मेरा ख्याल है जितना ज्यादा एम्फसाइज किया कमला हैरिस ने ऑन अबॉर्शन एज अ मेन इशू फॉर द डेमोक्रेट्स, वो चाह रहे थे इसको फ्री करें, उतना ही जो कंजर्वेटिव अमेरिकन थे दे फेल्ट थ्रेटन्ड। एंड ये जो सारी जिसे कहते हैं ना वोक, WOKE, वोक इज ऑल द न्यू डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिक्स एंड सोशलाइजेशन जो अमेरिका में हो रही है, जो लिबरल है, तो वो भी एक बैकलैश है इन ट्रेडिशनल अमेरिका। तो मेरा ख्याल है ये ट्रेडिशनल अमेरिका में, और लास्ट पॉइंट ऑफ कोर्स ये था कि इतनी इमिग्रेशन आ रही है, इसके साथ डेमोग्राफिक्स जो है वो तब्दील हो रहे हैं अमेरिका के, और डेमोग्राफिक्स तब्दील हो रहे हैं तो ज्यादातर अब जब डेमोग्राफी चेंज होगी तो क्लासिक व्हाइट अमेरिका, जो ट्रेडिशनल व्हाइट अमेरिका है, उसका वेट कम हो जाएगा अमेरिकन पॉलिटिक्स में और अमेरिकन डिबेट में। तो वो भी एक था कि लेट्स रिक्लेम द स्पेस दैट वी हैव लॉस्ट। तो मैं ये समझता हूँ अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें आयशा, तो स्टेटिस्टिक्स में ऐसे ही लगता है कि मोर व्हाइट पीपल वोटेड फॉर ट्रम्प एंड लेस फॉर कमला हैरिस, मोर ब्लैक पीपल वोटेड फॉर हर एंड लेस फॉर ट्रम्प। मगर जो हिस्पैनिक्स थे दे वर मोर और लेस स्प्लिट इक्वल, थोड़े से ज्यादा दे वोटेड फॉर कमला हैरिस, बट सिग्निफिकेंट नंबर वोटेड फॉर ट्रम्प, जो कि एक नई डेवलपमेंट थी। एंड ऑफ कोर्स जो वर्किंग क्लास थे, जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, या जो लेस एजुकेटेड थे, लोअर इनकम थी जिनकी, दे ऑल वोटेड फॉर ट्रम्प मोर देन दे वोटेड फॉर कमला। तो इस किस्म की, और ऑफ कोर्स वुमेन, व्हाइट वुमेन, बड़ी हैरानगी की बात है, अ लॉट ऑफ व्हाइट वुमेन वोटेड फॉर ट्रम्प, हालांकि ये जो सारा अबॉर्शन का इशू था, दिस शुड हैव बीन क्लोज टू देम, बट नॉनदलेस बिकॉज उनके मियां जो थे वो वोट कर रहे थे ट्रम्प के लिए, तो many of them may have felt obliged to vote for Trump. और यहाँ तक स्पेकुलेशन हो रही है आयशा कि कुछ खवातीन ने जाके चुप करके जाके डेमोक्रेट्स के लिए वोट डाल दिया, हालांकि उनके मियाँ जो थे वो कह रहे थे कि नहीं ट्रम्प के लिए वोट डालना है बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल अमेरिका। तो इस किस्म की चीजें भी चल रही थी, मगर आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू फाइनली कि अमेरिका ने वही अपने एक जो अमेरिकन ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, आखिरी जिसे कहते हैं लास्ट बैटल, उनको ऐसे लगता था कि अगर अब हमने अपनी वैल्यूज को असर्ट ना किया, ये सारी वैल्यूज जो हैं, तो फिर अगली ये इलेक्शन डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे और फिर आगे और डेमोक्रेट्स जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएंगे और हमारे जो ट्रेडिशनल अमेरिका विल बी लॉस्ट फॉरएवर। तो मैं समझता हूँ दिस इज द लास्ट बैटल ग्राउंड फॉर द ट्रेडिशनल अमेरिका एंड दे वोटेड फॉर ट्रम्प। ओके, ये तो अब सेठी साहब शायद सानवी अहमियत के इश्यूज हो गए कि कमला क्यों हारी और उन्होंने ज़्यादा फोकस अबॉर्शन जैसे मसाइल पे क्यों किया इकोनॉमी के बजाय। डेमोक्रेट्स के अंदर अब यही बहस जारी है कि क्या ये ज़्यादा मौजू उम्मीदवार थी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में, वो अपनी जगह पर अहम बात। लेकिन जो इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को जानते हैं, ट्रंप को इंटरनेशनली भी जब डिस्कस किया जाता है तो पाकिस्तान में भी यही बात डिस्कस की गई कि इतने मुकदमात, इतनी मीडिया बैशिंग, मीडिया की इतनी मुखालिफत, फिर डीप स्टेट की मुखालिफत, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाले इकदामात के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में कैसे आ गए। और अब जब दो बड़े तनाज़ात में दुनिया उलझी है, मशरिक़ वस्ता में भी और यूक्रेन जंग में भी, मिनटों में घंटों में ख़त्म करने की बात डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मुहिम के दौरान कर चुके हैं, तो इंटरनेशनली वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे, आप अपनी इस पॉलिसी को अप्लाई कैसे करेंगे कि अमेरिका को जंगों से निकालें? देखिए, ये जो बात है ना कि सारी इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी,
जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लिबरल डेमोक्रेट्स ने अभी 4 साल गुजारे हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है बड़ी प्रो वॉर है एंड ये जो डेमोक्रेट्स थे दे वर वेरी प्रो वॉर एंड प्रो एस्टेब्लिशमेंट, तो वो तो अपनी जगह पे बात सही है। मगर क्या उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मदाखलत की? आपका कहना है कि उसके बावजूद ट्रंप जीता? नहीं, मदाखलत नहीं की। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट स्पेशली द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वहाँ इस किस्म की रिगिंग शिगिंग नहीं होती और वहाँ अपना ओपिनियन भी जो है वो अपने पास ही रखा जाता है। ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की उनको रोकने की और वो रुके नहीं, ऐसी बात नहीं है। मगर ये जरूर है कि लॉट ऑफ द करंट अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इज क्लोज टू द डेमोक्रेट्स, तो वोटिंग में शायद उन्होंने किया हो जो वो कर सकते हैं, विच वॉज देयर राइट। मगर अब आइए अगली बात जो आप कह रहे हैं वो ये कि जी अब हाउ विल आगे जाके वो डोमेस्टिकली उनकी क्या पॉलिसी होगी या इंटरनेशनली क्या होगी या पाकिस्तान की तरफ क्या होगी, वी कैन सर्टनली डिस्कस दैट। अब आप सवाल आपने पूछा मेरा सवाल ये है कि यूक्रेन वॉर और रशिया के साथ मुज़ाकरात के जरिए वो इस जंग को ख़त्म करने का इंदिया दे चुके हैं। फिर मशरिक़ वस्ता इसराइल गाज़ा के मामले पर भी उनका एक मौक़िफ़ रहा है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की। माजी हम उनका देखते हैं कि वो जंगों से अमेरिका को निकालने की काविश करते आए हैं। तो आपके ख्याल में अब हम इस जंग को किस तरफ जाता देख रहे हैं, यूक्रेन वॉर, इसराइल गाज़ा तनाज़ा? देखिए, यूक्रेन वॉर की आप बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि एज फार एज यूरोप इज कंसर्न, डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ ये है कि नेटो सारी जो है वो अमेरिका सस्टेन करता है, अमेरिका पैसे देता है, सारा जो सिक्योरिटी डिफेंस नेटवर्क है यूरोप का वो अमेरिका के ऊपर है। वो उसका ये कहना है कि भाई अब आप ही अपने पैसे लगाएं, अपनी डिफेंस के ऊपर आप भी अपना खर्च करें, सारा हमारे ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो यूरोपियंस को पसंद नहीं है, बिकॉज उनकी इकोनॉमीज काफ़ी मुश्किलात का सामना है उनको, और उधर से अब पैसे निकालने पड़े डिफेंस के लिए तो उनको बात पसंद नहीं आएगी। तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो इस वक्त यूरोप में है कि ट्रंप के आने के साथ क्या होगा, नेटो का क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात है इसके साथ लिंक्ड है, जाहिर है इस वक्त नेटो इज इन द फोर फ्रंट, जो सारी यूक्रेन में जो हो रही है वो नेटो के प्लेटफॉर्म से सारा कुछ हो रहा है। तो जाहिर है फिर ये अगली बात आ जाती है कि यूक्रेन का क्या होगा। अब यहाँ यूरोप तो यूनाइटेड है कि यूक्रेन में रशिया को आगे आने नहीं देना और यूक्रेन को फुल सपोर्ट करना है, मगर विदाउट अमेरिकन फुल सपोर्ट यूक्रेन विल लूज द वॉर और अमेरिका और रशिया विल विन दैट वॉर। तो इसलिए बड़ी परेशानी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात पहले भी कही है कि मैं जैसे ही आऊंगा तो मैं यूक्रेन को तो 24 घंटे में ये मसला हल कर दूंगा। इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको इतनी आसानी के साथ नहीं करने देगी। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि बढ़ के बहुत मारता है और फैसले जो है इतनी आसानी के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं होती। जब बैठ के सुनेगा एस्टेब्लिशमेंट की व्यूज तो फिर इसको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे प्ले आउट करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है वो चाहता है कि वॉर्स नहीं होने चाहिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट बहुत आगे बढ़ी हुई है, उनको पीछे पुल बैक करनी चाहिए। मगर इट विल टेक टाइम। ये थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी करने की कोशिश करेगा, मगर मेरा ख्याल है कि ये फोकस करेगा डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर। मगर अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन जहाँ और इसराइल, मैं नहीं, और उसने ये भी कहा कि मैं इसराइल का भी मसला जो है 24 घंटे में हल कर सकता हूँ। ये 24 घंटे में हल होने वाले इश्यूज नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हो जाएगा जब जैसे ही जाके वो ब्रीफिंग लेगा ना एस्टेब्लिशमेंट से और पेंटागन की ब्रीफिंग लेगा और अमेरिकन जूइश लॉबी की ब्रीफिंग लेगा तो फिर उसे समझ आएगी हाउ टू डील। मगर मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत नरमी जरूर आएगी इन बोथ इश्यूज, थोड़ा बहुत इसका असर जरूर होगा टू ट्राई एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू मगर जो सोल्यूशन जो यूक्रेन की है वो तो शायद इतनी मुश्किल ना हो, मगर जो सोल्यूशन इजराइल की है वो काफी मुश्किल है। और ये इसकी फिर वही कोशिश होगी जो इसकी पहले कोशिश रही है कि सऊदी अरेबिया को, जॉर्डन को, यूएई को, कतर को, इन यमन को, इनके ऊपर फिजिकल और फाइनेंशियल प्रेशर डाल के इनको लाया जाए टू एक्सेप्ट द इजरायली पोजीशन। और मैं समझता हूँ सबसे पहले वो एंगेजमेंट जो है वो अपने सन इन लॉ के साथ जरिए किंग के साथ, प्रिंस के साथ ही करेगी, एमबीएस के साथ करेंगे, यूएई के साथ करेंगे, कतर के साथ करेंगे कि कोई रास्ता निकाला जाए। और मेरा ख्याल है अब इसराइल के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर होगा कि रास्ता को निकाला जाए और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सीज फायर हो किसी किस्म का, तो मेरा ख्याल है वहाँ थोड़ी बहुत कामयाबी होगी। मगर क्या कोई रेजोल्यूशन होगी? मैं नहीं समझता रेजोल्यूशन होगी इन द शॉर्ट टर्म। सर्टनली आई डोंट सी एनी। मीडियम टर्म में भी कोई रेजोल्यूशन मुझे नजर नहीं आती। अलबत्ता ये जरूर है कि देयर मे बी सम रिडक्शन इन द कॉन्फ्लिक्ट फॉर द टाइमिंग। बाकी आप आइए यूक्रेन में ही हैज गुड रिलेशंस विद प्यूटिन और इसके ऊपर इल्जाम भी यही था
कि आपने पुतिन की मदद ली है 2016 की इलेक्शन में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मगर ऐसी बात नहीं थी। तो मेरा ख्याल है ही विल टॉक, लगेगा ऐसे कि बड़ी प्रोग्रेस हो रही है, मगर इतनी जल्दी वो खास प्रोग्रेस होने का मुझे नजर नहीं आ रहा। तो दैट इज द वे आई सी द एक्सटर्नल पॉलिसी। चाइना इज द मेन इशू। चाइना इज द मेन इशू। चाइना ये तो इनिशियली भी आपने जिक्र चाइना किया। इज द मेन इशू। चाइना इज द मेन इशू। चाइना के ऊपर ये पहले भी बड़ा टफ था, और वो ज्यादातर टफनेस जो है हैज टू डू विद ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, और उसके ऊपर वो टफ लाइन लेगा। और क्योंकि इसका ये कहना है कि यू आर टेकिंग अवे जॉब्स फ्रॉम अस, आपने हमारे जो एक्सपोर्ट्स है, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स, उसके ऊपर आपने बैरियर्स लगाए हुए हैं, अनइवन कंपटीशन है, और आपके गुड्स जो है वो चाइना आते हैं, खुले आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है चाइना के साथ ये डेफिनेटली ही विल थोड़े पंगे लेगा चाइना के साथ, जो कि पहले लिए थे। ईरान के साथ he was tough on Iran also, but at the same, because he pulled out of the Iranian treaty on nuclear proliferation. मगर मेरा ख्याल है now this time Trump will be a little different, because उस वक्त अब उसको पता है ये उसकी लास्ट टर्म है, तो he may want to leave a legacy, और लेगेसी जो होती है वो लड़ाई झगड़े की लेगेसी नहीं होती, लेगेसी अमन अमान की होती है। Let's see what he does. He is capable of taking U-turns, he is capable of springing surprises, बट उसके रास्ते में रुकावटें अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की जरूर होंगी और यूरोपियंस की होंगी। ठीक है, आपने समराइज़ कर दिया सारे मामले को। मेरे जहन में ईरान से मुतालिक जो सवाल था उसका जवाब भी बखूबी मिल गया। ऐसे में जब ईरान तैयारी कर रहा है और बाकायदा ऐसी खबरें चल रही हैं कि शायद वो इसराइल को जवाब दे सकता है, कोई और अटैक एंटिसिपेट किया जा सकता है, तो अमरीकी इलेक्शंस के बाद ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है? अभी इक़्तिदार में है कुछ वक्त, लेकिन सभी नाप तोल के अब अपना रिस्पॉन्स देंगे। मुबारकबादों का सिलसिला चलता है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में इस आमद को कैसे देखा जा रहा है, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। अमेरिकन इलेक्शन को पाकिस्तान में भी बहुत इंटरेस्ट देखा जा रहा था, क्योंकि इनकी रिहाई से बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं। तो पाकिस्तान के मजमूई हालात पे या पाकिस्तानी सियासत पे या खुसूसन एक पार्टी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की आमद किस बात का इशारा हो सकती है, अब इस पर सेठ साहब का तजिया जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो बयानात चल रहे हैं मीडिया में, ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफा क्या फरमा रहे हैं? सेठ साहब, अब फिर जहन में यही सवाल आता है कि माजी में तो हम अमरीकी मुदाखलत के किस्से सुनते रहे हैं, फिर उन्हीं के जवाब में एक एब्सोल्युटली नॉट भी आया। अब बताइएगा आप कि पाक अमरीका ताल्लुकात की नौइयत क्या हो सकती है आने वाले दिनों में? मुदाखलत बढ़ेगी, ख़त्म होगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, क्या होगा? नहीं, कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अहमियत ही नहीं है अमेरिका के। अच्छा। किसी कोई ऐसा इशू ही नहीं है जिसके ऊपर अमेरिका जो है ज्यादा इंटरेस्टेड है। अलबत्ता ये जरूर है कि अमेरिका ने अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ, और वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान उस जो अरेंजमेंट है उसको किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करे या उस पर मदाखलत करे और उसको कमजोर करे। तो वो इसके अलावा अमेरिका का यहाँ इंटरेस्ट पहले तो अफगानिस्तान था, अब अफगानिस्तान भी इतना नहीं रहा। इकोनॉमिक्स में वो आपको थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। वो IMF को उन्होंने कहा कि कर सको तो कर दो यार, मगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस करवाओ, शुडंट बी ये ना हो कि पैसे जो दें वो भी रुड़ जाए। तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा प्रेशर होगा कि जी चाइना के साथ ऑन दैट इशू, क्योंकि एज आई सेड डोनाल्ड ट्रंप विल बी टफ ऑन चाइना, तो ये हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत आपको भी कुछ कहें कि आप ये ना करें, वो ना करें, वगैरह वगैरह। और अलबत्ता ये जरूर है कि ईरान के साथ वहां भी वही इसी किस्म की बात है, आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे अगर आपने पाइपलाइन की बात की या और ईरान से तेल खरीदने की बात की एंड सो ऑन। तो वो चीजें अपनी जगह पे हैं, और अमेरिका को खास इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, ना आपको वो ज्यादा पैसे देता है, ना हथियार देता है, सैंक्शन तो नहीं करता मगर कर सकता है। अच्छा। तो इसलिए मेरा ख्याल है वी आर नॉट ऑन देयर रडार, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर होगा थोड़ा बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी से और पाकिस्तानी मीडिया जो वहाँ है, जो इमरान खान का क्या होगा, इमरान खान को निकाले ये वो। तो मेरा ख्याल है वो एक आध बयान जरूर दे देगा इधर उधर की बात कि हाँ, मगर ये नहीं कहेगा कि आप निकाले उसको। ये मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप डिमांड करेगा कि रिलीज इमरान खान, ही इज माय फ्रेंड, रिलीज हिम। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात होगी। अलबत्ता ये है कि बिहाइंड द सीन्स वो हो सकता है वो पैगाम आए स्टेट डिपार्टमेंट से कि वो जरा ख्याल रखें कि ये जो PTI है इसको भी मौका दें टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस और इन द जुडिशियल सिस्टम एंड सो ऑन। मगर मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की सिग्निफिकेंट मदाखलत होगी।
ठीक है, अब इस बारे में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, मिली जुले जज्बात का इजहार ही किया जा रहा है, लेकिन लॉबिंग तो बहुत इफ़ेक्टिव रही और डेमोक्रेट्स के दौर में हमने डेमोक्रेट्स को बाकायदा ख़त लिखते हुए देखा। रऊफ़ हसन साहब भी कुछ बता रहे हैं इस हवाले से। हाँ, क्या बोलिए। अली मोहम्मद खान साहब ने भी इसी नौयत की बातें की हैं और इमरान खान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उनका भी ये कहना था कि अब अमेरिका में न्यूट्रल हुकूमत आई है, न्यूट्रल प्रेसिडेंट आने जा रहा है। जो बाइडन के दौर में मुदाखलत हुई तो लॉबिंग और ये चीज़ें, उससे पहले ये कहना कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, फिर कहना नहीं अमेरिका नहीं जनरल बाजवा ने गिराई, ये चीज़ें कनेक्ट कैसे होती हैं सेठ साहब? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी जो अमेरिका में है उन्होंने जो प्रिडिक्शन थी उनकी कि ट्रंप जीतेगा और उन्होंने वो सही निकली। पोस्टर्स गलत थे। पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में, स्पेशली दी मेडिकल कम्युनिटी जिन्होंने प्रेशर ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, पीटीआई के लोग जो वहाँ हैं, दे करेक्टली प्रिडिक्टेड एंड दे वर्क टू गेट अ ट्रंप विन। तो उनको तो दाद देनी चाहिए। देयर असेसमेंट वाज करेक्ट। एंड अब बात ये है कि नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। क्या असेसमेंट तो चलो ठीक निकल आई, ट्रंप जीत गए, इन्होंने वोट भी डाल दिया पाकिस्तानी मुसलमानों ने वहाँ ट्रंप के लिए, मगर अब बात यह है कि क्या ट्रंप इनके लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। अब उसका इशारा आपको मिल गया है। पाकिस्तान में जो पीटीआई है वो ये कह रहे हैं कि पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हमारे खिलाफ थी, अब हमारी उम्मीद है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल होगी। ये नहीं कहा उन्होंने कि वो अब हमारे हक में होगी, ये नहीं कहा उन्होंने। इसका मतलब है कि दे आर बीइंग वेरी रियलिस्टिक एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पोजीशन टू टेक। रियलिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि गलत फहमी ना हो, क्योंकि अब ये काफी अरसे से ये सारे कह रहे हैं इमरान खान बाहर आ रहे हैं, अमेरिका उनको, ट्रंप आएगा वो उनको निकालेगा। अभी तो ट्रंप ने अभी तो 2 महीने पड़े हुए ट्रंप के आने में। तो मगर और मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि ट्रंप विल नॉट इंटरफेयर इन खान साहब कमिंग आउट और नॉट। उसका फैसला खान साहब खुद करेंगे, अमेरिका फैसला नहीं करेगा, खान साहब खुद फैसला करेंगे। और वो फैसला जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर फैसला होगा। कब होगा, कैसे होगा, आई कांट से, बट इट विल डिपेंड ऑन इमरान खान। अब सो आई थिंक बड़ी रियलिज्म है पीटीआई पाकिस्तान में। तो ये नहीं ये इस वक्त बढ़ के मार रहे कि जी अब ट्रंप आ गया है जैसे कि वो खोसा साहब कर रहे थे, वो नहीं होगा। बिकॉज एक्चुअली बुरा भी लगता है ना, एक तरफ आपने गालियां दी अमेरिकनों को, अब आप गोद में जाके बैठना चाह रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर एन इंडिपेंडेंट पार्टी लाइक द पीटीआई। अब अगर इसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि पीटीआई के जो लोग हैं अमेरिका में और जो बाहर बैठे हुए हैं, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब टू पुट इमरान खान ऑन द मैप in say in England and in America, and they have a big contribution in terms of their own self. वोट नहीं है उनके, मगर nonetheless उन्होंने डेमोक्रेट्स के अंदर, कांग्रेस के अंदर जगाया, लोगों को इशू को खड़ा किया है और इनकी दाद उनको मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सेठ साहब, जैसे ही ये 5 नवंबर का इंतखाब होता है उससे पहले ही कोई हलचल या खलबली हमने हुकूमती सफ़ों में देखी, और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरप्रेट कर रही है या रीड कर रही है वो ये कि बेचैनी है कोई, जिसकी वजह से जो हमारे सरबराहान मुमलिकत हैं या जो हमारे लीडर्स हैं वो इधर उधर जा रहे हैं, मुल्क में मौजूद नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब पहले ही नहीं है मुल्क में। हमारे आर्मी चीफ़ का भी विज़िट सऊदी अरेबिया का हुआ और बहुत अहम मुलाकात भी उनकी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई। कनेक्ट उससे भी किया जा रहा है, डॉट्स मिलाए जा रहे हैं। ये किसी चीज़ की पेशबंदी है, माशी हालात के पेश नज़र ये मुलाकात हुई या कोई ख़तरा है किसी किस्म का? कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। ये अब सॉलिड हो गए हैं, ये समझते हैं कि अब हम पक्के हो गए हैं, आर्मी चीफ ही पक्का हो गया है। खान साहब के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, कोई डील नहीं हो रही खान साहब के साथ जिसके साथ हमें कोई खतरा हो। अगर कोई डील होगी तो यही होगी कि ये हुकूमत और ये आर्मी चीफ चलेंगे अगले 3 साल, फिर अब बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अब ये अपने नॉर्मल कामों के लिए निकले हैं। मियाँ साहब अपने जाती काम के लिए निकल आए हैं, मरियम भी उनके साथ कोई जाती काम है जिसके लिए ये लोग निकले। जरदारी साहब वैसे ही मेरा ख्याल है नीडेड अ ब्रेक। दुबई उनको बड़ा पसंद है, दुबई में उनके बड़े इंटरेस्ट भी हैं। अब इससे ज्यादा मैं कहना नहीं कुछ चाहता, आप लोग खुद ही समझ लें। और उसको भी देखभाल तो करनी पड़ती है ना उसकी भी। तो आई थिंक कोई साजिश नहीं है, कोई खतरा नहीं है, एवरीथिंग इज रिलैक्स्ड। और अब वो रिलैक्सिंग की वजह से
अब वो इधर उधर हो रहे हैं, ताकि आप समझते हैं कि एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। जुडिशरी में भी उन्होंने जो इकदाम करने थे कर लिए हैं, खतरा जो था वो खत्म हो गया है कि जुडिशरी डिरेल कर देगी। पार्लियामेंट के अंदर भी काबू पड़ लिया है, एंड और आई थिंक दे फील जनरली सेफ नाउ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये लगता है कि जैसे पहले की ही कोई हिकमत अमली है कि ये जो अहम कानून साजी हुई उसके मौके पर मियां नवाज शरीफ साहब भी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे, और फिर उस पर दस्तखत भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने किए, जो इससे पहले भी इसी नौइयत का एक तजुर्बा रखते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। लेकिन मौलाना अगर लंदन में हो तो फिर तो ज़रूर कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिस पर नहीं जी ना नहीं, कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि मौलाना ने किसको मिलना है लंदन में? मौलाना ने नवाज शरीफ को तो नहीं मिलना लंदन में, शायद नवाज शरीफ साहब तो जिनीवा चले गए, पता नहीं लंदन आते भी हैं। आपसे मिलना है मौलाना ने? नहीं, मुझे से भी नहीं, मेरे से भी नहीं मिलना, तो फिर मिलना किसको है ना? मौलाना अपने, मैं आपको बताऊं मौलाना यूरोप का चक्कर क्यों लगाते हैं। मौलाना के बड़े सपोर्टर्स हैं उनकी पार्टी के, फंड रेजिंग के लिए भी होता है, और कुछ थोड़ी बहुत शायद सैर तफरी भी। अब देखिए बड़ा बोझ था मौलाना के ऊपर, ये सारा कुछ सबके ऊपर बड़ा बोझ था। अब वो सारे शुक्र कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चलो जी हो गया, चलो जी रिलैक्स करिए थोड़ा जी, अब वो सारे सिक्योर हो गए। अब सो इट्स अ गुड आइडिया। अब वो निकल आए हैं, अपने लोगों को मिलेंगे यहाँ, खाने खाएंगे पिएंगे, ये मतलब थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई लंदन प्लान नहीं बन रहा, सब कुछ अंडर कंट्रोल। अक्टूबर से पहले जहाँ जहाँ खतरात थे, अब उन सारे खतरात का अहाता कर लिया गया है। हर मामले पर अहम कानून साजी हमने होती देख ली, और सेठी साहब के ये अल्फाज के सिक्योर हो गए और सभी रिलैक्स्ड हैं, जिसके बाद से ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन परेशानी कहीं ना कहीं तो है, वहाँ क्यों है और क्या होगा आगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सिटी से सवाल, और सिटी साहब अब आपसे ये सवाल जिसका आपने स्लाइटली हल्का सा तस्करा कर दिया, मुद्दत मुलाजिमत 5 साल और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34, अच्छा 25 की बाज़गश्त थी। ये यकायक क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी भी अंगिश बदंदा है, ये 34 तादाद क्यों की गई, और ये चुपके से इतना बड़ा काम हो कैसे गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे, चले मुल्की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? देखिए मुल्की सियासत में तो ये इसके दो असरात हैं। एक तो ये कि अब गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी के बारे में कोई चांसेस नहीं ले रहे। वो पक्का होमवर्क करके उन्होंने ये सब कुछ किया ताकि कोई डिस्टेबलाइजेशन ना हो, जुडिशरी की जो पोलिटिसाइजेशन है वो न्यूट्रल हो जाए, एंड ऑन मेरिट फैसले करें। दूसरा ये भी, इसमें भी कोई वजन है कि जुडिशरी शुड फोकस नॉट सो मच ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज बट ऑन day-to-day, everyday issues, disputes, commercial and other। तो मेरा ख्याल है कि वो बैकलॉग को भी, बिकॉज जाहिर है इंसाफ तो आम आवाम को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से क्या ताल्लुक है, आप बताएं मुझे। उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो फर्क पड़ता है कि जी मेरे जो फैसले रुके हैं हाई कोर्टां च, सुप्रीम कोर्टां दे विच फैसले हों ताकि बात आगे बढ़े। और कारोबार का भी ये इश्यू है, बड़े सदियों से चीजें पड़ी हुई हैं, रेजोल्यूशन नहीं हो रही। आम लोगों के लिए तो इंसाफ का मतलब ही है कि जी हमारे जो फैसले हैं वो जल्दी जल्दी करें। तो मेरा ख्याल है कि एक तरफ तो वो है, दूसरी तो ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया और मेक श्योर कि अब कोई ऐसी डिस्टेबलाइजेशन ना हो जिसके साथ जुडिशरी की मदाखलत इन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री एंड द इकोनॉमी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और ये जो अनड्यू टिल्ट थी टुवर्ड्स इमरान खान वो खत्म होनी चाहिए। तो एक तो ये, मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, वो ये है कि अब क्या ये पेंडुलम जो है वो स्विंग करके दूसरी तरफ तो नहीं चला जाएगा? पहले तो ये जुडिशरी वाज वेरी प्रो इमरान खान, अब ये तो नहीं है कि ये फिक्स कर दिया इस तरीके से, तो ये जुडिशरी जो है प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी और प्रो दिस गवर्नमेंट हो जाएगी, और बिल्कुल ही इंसाफ जो है, सियासी इंसाफ जिसकी तवज्जो है, तवक्को है पीटीआई को भी और सियासी जमातों को भी जो कि आउटसाइड बाहर बैठी हुई हैं, और मीडिया को भी है और बाकी लोगों को भी है, सिविल सोसाइटी को है, तो उसका क्या असर होगा? तो वहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब जो कानून बनने जा रहे हैं इसके अंदर जो भी बंदा जो है या बंदी या इदारा गवर्नमेंट के खिलाफ सख्ती के साथ खड़ा होगा तो उसको खड़ा नहीं होने देंगे, और अगर वो जाएगा अदालतों के पास रिलीफ लेने के लिए तो इतनी आसानी से रिलीफ नहीं मिलेगी। इसीलिए एक आध कानून भी इन्होंने टाइट कर दिया है। वो जो टेररिज्म का है उसके अंदर भी
3 माह से 6 माह तक लोगों को रख सकते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी इसके साथ जो डिसिपेयर्ड पर्सन्स का जो मसला है वो हल हो जाएगा, या एटलीस्ट उसके ऊपर इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। मतलब उनका ये कहने का है कि पहले इदारे जो थे वो उठा के ले जाते थे लोगों को इंटेरोगेशन के लिए, क्योंकि कोई कानून नहीं था जिसके तहत उनको इतनी देर रख सकते हैं जितनी देर में इंक्वायरी करनी है। तो इसलिए वो फिर डिसअपेयर हो जाते थे। फिर उसके बाद जब डिसअपेयर हो जाते थे तो उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि अगर छोड़ें तो वो आके बाहर ये ना कहें कि जी हमें गैर आईनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे हमें लेके रखा हुआ था। तो वो एक बड़ी कैच-22 किस्म की सिचुएशन थी कि ना पकड़ें तो गड़बड़ होती है, टेररिज्म बढ़ रही है, पकड़ें तो किस कानून के तहत पकड़ें और कैसे रखें, और अगर छोड़ते हैं तो फिर वो गले पड़ती है बिकॉज यू हैव डन समथिंग इलीगल। तो उन्होंने उसको डिफैक्टो अब लीगल कर दिया है कि 3 माह से 6 माह तक वो लोगों को रख सकेंगे और तफ्तीश कर सकेंगे। यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सिविल सोसाइटी है वो ये कह रही है कि ड्यू प्रोसेस नहीं होगा, किसी को भी चाहे तो उठा के ले जाएंगे। और मेरा ख्याल है इसका यही है कि इसकी जो वो अंग्रेजी का मुहावरा है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ इट, कि अगर पुडिंग बनी है तो हमें कैसे पता कि पुडिंग बनी है, खा के देखेंगे तो पता चलेगा। तो वही सूरत हाल ये है कि अगर तो ये कानून जो है इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मुझे आपको मीडिया वालों को साइलेंस करने के लिए लोगों को उठा के ले जाते हैं, या पीटीआई वालों को उठा के ले जाते हैं इस कानून के तहत, हालांकि उनका कोई टेररिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो देन इट विल बी ए मिस यूज ऑफ दिस लॉ। मगर अगर इस कानून के तहत टेररिस्ट जो है तालिबान हो गए, या जिनको ये टेररिस्ट समझते हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, अगर उनको उठा के ले जाते हैं अंडर दिस कानून, तो कम से कम पता तो होगा कि भाई ये फलानी जगह पे हैं, उनको कोई तो कोई राइट्स तो होंगी टू मीट पीपल एंड नॉट टू बी डिसिपेयर्ड। तो वो जो डिसिपेयर्ड का जो इशू है उसको कहते हैं कि ये रिजॉल्व। अब मैं कह रहा हूँ देखेंगे, हम भी यहाँ हैं तारीख राहों में, हम देखेंगे कि ये कानून जो है इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या मिस यूज किया जाता है। अगर मिस यूज किया जाता है तो फिर आवाजें खड़ी होंगी, सिविल सोसाइटी शोर डालेगी, फिर जुडिशरी के ऊपर प्रेशर आएगा कि इसको चैलेंज करें, इसको देखें क्या होता है क्या नहीं होता। बट आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। इन प्रिंसिपल हर जगह पे जब जहां भी जिस मुल्क में भी इस किस्म के कानून बनते हैं वहां ऑपोजिशन होती है फ्रॉम सिविल सोसाइटी। इंडिया के अंदर बड़े सख्त कानून है, बड़े बड़े सख्त कानून है अलोंग द सेम लाइंस। हमारा तो अब आ रहा है ये, इस इंडिया में तो बहुत सख्त टाडा और इस किस्म के वहाँ कानून है, वहां भी सिविल सोसाइटी ने प्रोटेस्ट किया है, मगर क्योंकि वो ज्यादातर कश्मीरियों के खिलाफ या इस किस्म के लोगों के खिलाफ है तो इसलिए ज्यादा वहाँ ऑपोजिशन नहीं आती और जुडिशरी रिलीफ नहीं देती। मगर अदरवाइज यहाँ तो हमारा तो ये प्रॉब्लम है ना कि हम तो सियासी जमातों के ऊपर ये इस्तेमाल करते हैं। तो वी हैव टू वेट एंड सी, बट इन प्रिंसिपल आई से दिस के इस किस्म के कानून नहीं होने चाहिए। आप तफ्तीश करके लोगों को पकड़ें, आप उनको जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है उसके तहत उनको ट्राई करें, अपना होमवर्क करें। ये तो नहीं है होमवर्क किए बगैर पकड़ के ले गए और सस्पिशन और फिर 6 महीने रखा और फिर बाहर निकाल दिया कि जी वो सस्पिशन था। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, ये तो इस पर है। तबसरा सिट साहब, आइनी बेंच की तश्कील और मुद्दत मुलाजिमत में को 5 साल करना, इसके हवाले से मेरे जहन में बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इससे ऐसे लगता है कि हुकूमत बहुत महारत के साथ, समझदारी के साथ अपने पैर मजबूत करती जा रही है और सिक्योर होती जा रही है, जैसे आपने भी अभी फरमाया। जब एक तरफ एक फरीक मजबूत हो रहा हो तो दूसरा फरीक शायद अपनी गलतियों का जायज़ा लेना शुरू करता है, और ऐसा ही इमरान खान साहब ने करना शुरू कर दिया। उनकी स्टेटमेंट से तो ऐसे लग रहा है वो अपनी 2 गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं। एक ये कि उन्होंने जनरल बाजवा को तोसी दी, उनकी गलती थी, और दूसरा कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत उन्हें 2018 में नहीं लेनी चाहिए थी। उसके बजाय वो दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते या ये कहते कि री इलेक्शन करें, मुझे वीक गवर्नमेंट नहीं चाहिए। क्या समझते हैं आप, ये इदराक बर वक्त है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बर वक्त है। उसकी वजह ये है कि ये तो देखिए ना, आप सारे ही ऐसी बातें करते हैं। खान साहब 2014 से लगे हुए हैं, दन आ रहे हैं, तो कहे ना कि वो भी सारा गलत था जो उन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, एक लेजिटिमेट हुकूमत थी उसको उड़ाने की कोशिश की, झूठ बोला, वो भी तस्लीम करे ना। ये क्या बात हुई कि सिर्फ 2018 की बात तस्लीम करना। इसके अलावा आगे चले, ये भी तस्लीम करें कि जब इन्होंने कोशिश की थी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था तो इन्होंने कोशिश की थी कि उसको रोका जाए, और अगर ना रोका जाए तो इन्होंने, आपने देखा आखिरी दिन के क्या क्या इन्होंने हरकतें की रोकने के लिए उसको, वो भी गैर आईनी था। और इसीलिए स्पीकर साहब उठ के चले गए और डिप्टी स्पीकर ने आके और फिर हरकतें करनी शुरू कर दी। फिर
तो आपने देखा तो वो भी तस्लीम करना चाहिए। और ये जो 9 मई का वाकया है इसको भी तस्लीम करना चाहिए। खान साहब ने बहुत सी चीजें उनको चाहिए तस्लीम करना ताकि रास्ते खुले सबके लिए आगे। ये मैं सिर्फ खान साहब के बारे में मैं कह रहा हूँ, मगर आगे भी चले। ये जो जॉनीज बैठे हुए हैं इस वक्त, ये इनको भी कुछ तस्लीम करना चाहिए। इनको ये तस्लीम करना चाहिए कि ये इलेक्शन जो थी ये इन्होंने जीती हुई नहीं थी। जैसे इमरान खान ने 2018 की इलेक्शन नहीं जीती थी, इन्होंने भी ये जीती नहीं थी। इनको ये भी तस्लीम करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं और खान साहब के साथ कोई मुकाबला करें। इनको ये भी तस्लीम करना चाहिए कि जब खान साहब बाहर निकले थे तो इनको चाहिए था उसी वक्त इलेक्शन कराना और ये हुकूमत पीडीएम की हुकूमत ना बनाना, क्योंकि उसके साथ इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब ये फंसे हुए हैं, छोड़ते हैं हुकूमत तो उड़ जाते हैं, नहीं छोड़ते तो और गाली पड़ती है, बिकॉज IMF प्रोग्राम जो है वो बड़ा सख्त है। इनको भी तस्लीम करना चाहिए कि इनसे क्या गलतियां हुई हैं। और ये अब खान साहब तस्लीम कर रहे हैं कि एक्सटेंशन भी देनी चाहिए। खान साहब ने ये मामला शुरू किया, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने ये मामला शुरू किया था, जब कियानी साहब को गिलानी साहब ने नाइट सूट में बैठ के साइन कर दिए थे। मैंने एक दफा गिलानी साहब को पूछा था, मैंने कहा था क्यों दी थी ये एक्सटेंशन, की प्रेशर सी? तो हंस के कहने लगे कोई प्रेशर नहीं थी, वो मेरे से ज्यादा मांगते तो मैंने ज्यादा भी दे देनी थी, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये इनके पॉलिटिशियंस का ये है, दिस इज द वे दे बिहेव। खान साहब ने भी किया, इन्होंने भी कर दिया। आपको याद होगा जब खान साहब बाजवा साहब को दे रहे थे तो ये ऐसे ऐसे हो रहे थे ये नून लीग वाले, हम क्या करें, अब करें ना करें, नहीं करते तो बाजवा खिलाफ हो जाएगा, करें तो रास्ता मिल जाएगा। तो आखिर में आके इन्होंने भी फिर कर दिया, तो जी कर दो। तो ये क्यों करते हैं? कमजोर है ना, मगर ये दिन ब दिन और कमजोर होते जा रहे हैं। जैसे ये हरकतें करते हैं तो कमजोर होते हैं और कमजोर होते हैं। अब खान साहब और ये जो है आज ये इकट्ठे हो जाए और फैसला कर लें कि हमने कोई एक्सटेंशन नहीं देनी, जो हुआ है वो भी कैंसिल करते हैं और हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और खान साहब जो है वो इंश्योर करें कि वो ऑपरेशन नहीं करेंगे पावर में आके, तो बहुत कुछ हो सकता है। खान साहब भी जिद्दी है, तो ये जो जिद्दी है इधर, और ये अपॉर्चुनिज्म, मौका परस्ती कि जी अगर छोड़ा तो हम उड़ जाएंगे, तो सारे अपना सोच रहे हैं। और वो जो उधर बैठे हुए लोग वो अपना सोच रहे हैं, वो कहते हैं हम तो गार्डियंस हैं इस रियासत के, हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए, हमें तो इकोनॉमिक रिवाइवल चाहिए, एंड दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने देखा नहीं, चीफ साहब उठ के फौरन पहुंच गए हैं सऊदी अरेबिया सीमेंट करने के लिए अपने रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, और उन्हीं की बेसिस के ऊपर सऊदी अरेबिया इज सपोर्टिंग यू, बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया इज बिटवीन द किंगडम एंड द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक, और भी बहुत कुछ इसकी तय में मौजूद, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर करते रहेंगे बात। सिट साहब आपके और आपके सवालों का भी शुक्रिया जो कल या परसों के शो में हम चलाने की कोशिश करेंगे। नंबर आपके सामने है, कुछ मजीद जानना चाहें तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।